वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूँ स्मिता। स्मिता क्लासेस में आप सबका स्वागत। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट ए के तीसरे और अंतिम चरण को समाप्त करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। पहले दोनों एपिसोड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फॉर एनी क्वेरीज, डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके प्रश्नों का हल जरूर करने का प्रयास करूंगी। आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। इन आवर सेकेंड पार्ट और सेकेंड एपिसोड वी हैव लर्नड अबाउट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमने ये जाना कि इतिहास को समझने के लिए पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट जिन स्रोतों का अध्ययन करते हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक एंड लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखित स्रोत। We have covered archaeological sources in our second episode. Now, in this series, we will be finishing literary sources. Let us learn about literary sources. These sources include all kinds of literature, long and short, oral यानी मौखिक, written यानी लिखित। मौखिक स्रोत या oral sources. It refers to historical records that are based on the personal experiences and opinions of the speaker. मतलब कि वक्ता के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से पारित किए जाते हैं। इनमें लोक कथाएं मतलब फोक टेल्स, सॉन्ग्स या गीत, मिथ्स या कल्पित कथाएं शामिल हैं। The written sources are of the following types: religious यानी धार्मिक and secular यानी धर्मनिरपेक्ष। These written sources are further of the form manuscripts यानी हस्तलिपि and parchments यानी चरणपत्र। Most ancient form of writing is cuneiform writing, means wedge-shaped marks on clay tablets. Example, the writing forms discovered during excavations of Indus Valley civilization. जैसे कि स्क्रीन की बैकग्राउंड में जो लिखाई दिख रही है बस वही। Manuscripts are hand-recorded events and memories by people, while parchment consists of writings on palm leaves, bark of birch trees, clay tablets and later on paper. जैसे कि पहले कहा गया है कि साहित्यिक स्रोत मौखिक और लिखित प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोतों के लिखित रूपों को आगे धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य में वर्गीकृत किया गया है। वेद, रामायण और महाभारत के महाकाव्य, गीता, पुराण आदि धार्मिक साहित्य में सम्मिलित हैं। जैन अंक और बौद्ध त्रिपिटक भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। सेक्युलर लिटरेचर प्राचीन भारत की कानून की किताबों को धर्मसूत्र और स्मृति के नाम से जाना जाता था। इन साहित्यिक पुस्तकों को धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में जाना जाता है। Some examples include accounts of travelers, court chronicles, autobiographies, biographies, etc. Now we will study in detail about religious literary sources. These writings, which are religious in context and theme, are termed as religious literature. मतलब वे लेखन जो संदर्भ और विषय में धार्मिक हैं, धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। These are classified as follows. Vedic literature, which comprises the four Vedas, Rigveda, Yajurved, Samved and Atharvaved. इनके अलावा उपनिषद, आरण्यक, वेदांग आदि भी इनमें सम्मिलित हैं। वेदों, रामायण और महाभारत के महाकाव्यों, गीता और पुराणों को धार्मिक साहित्य कहा जा सकता है। जैनांक और बौद्ध त्रिपिटक भी महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। Now we will study secular literature. ऐसी पुस्तकें या ग्रंथ जो धार्मिक प्रकृति के नहीं है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहलाते हैं। उदाहरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अनेक विदेशी यात्री जैसे ग्रीक, रोमन, चीनी, तिब्बती और अरब समय समय पर भारत आए और यहाँ के लोगों, उनकी जीवन शैली, रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में मूल्यवान जानकारी छोड़ गए। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत, द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखी।
फाहिन और वेनफ्यांग जैसे चीनी यात्री बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए और भारत में अपने अनुभवों के बारे में लिखा। कलाना की रजत रंगिनी जैसे इतिहास हमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। Manuscripts called Talpatras in Sanskrit were written on easily perishable material. Many have been destroyed by insects or natural calamities, but a good number of these manuscripts have survived. Some preserved in temples and monasteries, मतलब मंदिरों और मठों में ये अभी भी संरक्षित हैं। भौगोलिक स्थिति का इतिहास पर प्रभाव, geographical location and its impact on history. भूगोल ने विश्व और भारत के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। It determines how a particular area develops. Indian subcontinent यानी भारतीय उपमहाद्वीप, भारत और उसके पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को एक साथ भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन सभी देशों की संयुक्त स्थलाकृति द कंबाइंड टोपोग्राफी एक महाद्वीप की तरह विशाल है। भारत में कई नदियां, उपजाऊ नदी घाटियां, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और मैदान हैं। उत्तर में हिमालय एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है और शेष देश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। The passes in the mountains act as routes, allowing people to undertake journey for trade, battle and travel. यानी लोगों को व्यापार, युद्ध और यात्रा के लिए आवागमन के मार्ग। सिर्फ यही नहीं, कई देशों ने भारत के तट के साथ समुद्री मार्गों का उपयोग कर व्यापार के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया है। इसी वजह से आज हमारी संस्कृति इतनी भिन्न है। प्राचीन काल में लोग सिंधु, गंगा और नर्मदा जैसी नदियों के पास रहना पसंद करते थे। इसका कारण यह था कि नदियां लोगों की जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी। उनके पास भूमि सिंचाई के लिए उपजाऊ थी और वे परिवहन के साधन के रूप में भी काम करती थी। तो इस तरह से हमने ये जाना कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति उसके इतिहास को किस तरह से प्रभावित करती है। तो चलिए, हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू।